हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ निधि पे। और आज हम आपके साथ हैं कक्षा 10 से हिंदी प्री बोर्ड पेपर का फुल सॉल्यूशन लेके, और इसका पीडीएफ भी होगा इसके साथ। तो आइए करते हैं हिंदी प्री बोर्ड पेपर। आई होप सबने इस पेपर को एंजॉय किया होगा और अच्छे से दिया होगा। तो आइए चेक करते हैं। तो इस प्रकार से है आपका प्री बोर्ड का हिंदी का क्वेश्चन। सबसे पहले ऊपर पे कुछ निर्देश दिए गए हैं, उसको आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और पढ़ने के बाद ही आप आंसर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है अपठित गद्यांश से। इसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है, इसी के आधार पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे नीचे, जिसका आंसर आप दोगे। और बड़ा ही आसान होता है, इसे ध्यान से पढ़ लीजिए और उसका आंसर कर दीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है कि जीवन के असली मज़े उनके लिए नहीं है जो फूलों की छां के नीचे खेलते और सोते हैं, बल्कि फूलों की छां के नीचे यदि जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए है जो कि दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिसका कंठ सूखा हुआ है, होठ फटे हुए हैं और सारा बदन पसीने से तर है। पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है, जो धूप में खूब सूख चुका है वह नहीं, जो कि रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं। सुख देने वाली चीजें पहले भी थी और अब भी हैं। फर्क यह है कि जो सुखों का मूल्य पहले चुकाते हैं और उसके मजे बाद में लेते हैं, उन्हें स्वाद अधिक मिलता है। जिन्हें आराम आसानी से मिल जाता है उसके लिए आराम ही मौत है। जो लोग पांव भीगने के खौफ से पानी में से बचते रहते हैं, समुद्र में डूब जाने के खतरा उन्हीं के लिए है। लहरों में तैरने का जो अभ्यास करते हैं वही मोती बाहर लाएंगे। चांदनी की ताजगी और शीतलता का आनंद वह मनुष्य लेता है जो दिन भर धूप में थक कर लौटा है, जिसके शरीर को अब तरलाई की जरूरत महसूस होती है और जिसका मन यह जानकर संतुष्ट है कि दिन भर का समय जो है उसके किसी अच्छे काम में लगाया है, उसने किसी अच्छे काम में लगाया है। तो इस पद्यांश के आधार पर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जीवन का असली मजा। जीवन के असली मजे मात्र उसके लिए है। किसके लिए है? ध्यान से पढ़ के बताइए। जो फूलों की छां में खेलते हैं, जो फूलों की छां में सोते हैं, जिसका गला सूख गया हो, जिसका पूरा शरीर पसीने से भींगा हो। अभी हमने पढ़ा कि जीवन का असली मजा सिर्फ उसी के लिए है जो कि मेहनत करता है, जो कि रेगिस्तान में भटकता है, जिसका गला सूख गया है और जिसका पूरा शरीर पसीने से तर है। ये दोनों विकल्प इसके राइट आंसर होंगे। तो ये 3 और 4 दिया गया है घ नंबर में, तो इसका राइट आंसर होगा घ। अगला क्वेश्चन है गद्यांश के अनुसार फूलों की छां के नीचे यदि जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह किसके लिए है? पहला ऑप्शन है जिसके पास सभी सुख सुविधाएं हैं। दूसरा है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनके होठ फटे हुए हैं और सारा बदन पसीने से तर है। और तीसरा ग है धनवानों के लिए, और घ है जो रेगिस्तान में कभी गया ही नहीं। तो पूछा यह है कि फूलों की छां के नीचे जो असली आनंद होता है वो किसको ज्यादा अनुभव होता है? ऐसा अनुभव सिर्फ उसी को होता है जो कि दूर रेगिस्तान से आ रहा है, जिसके होठ फटे हुए हैं, सारा बदन पसीने से तर है। सिर्फ वही समझ सकता है कि जो शीतल छां है उसका असली जो आराम है, जो असली उसका आनंद है वो क्या है। जो कि हमेशा सुख सुविधाओं में ही रहता है, उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो आदत है उन चीज़ों की। लेकिन असली महत्व तो रेगिस्तान से आया हुआ बंदा ही समझ सकता है कि फूलों की छां कितनी आरामदायक होती है। तीसरा है गद्यांश के अनुसार सुखों का स्वाद किन्हें अधिक मिलता है? जिनको बिना परिश्रम सुविधाएं मिल जाती है, जो सुखों का मूल्य पहले चुकाते हैं, जो मजे के बाद परिश्रम करते हैं, जिन्हें आसानी से आराम मिल जाता है। तो इसका आंसर होगा, पूछा है सुखों का स्वाद किन्हें अधिक मिलता है। तो सुखों का स्वाद तो उन्हें अधिक मिलेगा ना जो ज्यादा परिश्रम करेगा, है ना। जिसको बिना परिश्रम सुविधाएं मिल जाती है उसके लिए तो कोई फायदा ही नहीं है, उसको कोई मेहनत ही नहीं करना पड़ा, सुविधाएं पहले मिल चुकी। जो सुखों का मूल्य पहले चुकाता है, जो सुखों का मूल्य पहले चुका देता है
उसे या जो मजे के बाद परिश्रम करता है। तो इस प्रकार से है आपका प्री बोर्ड का हिंदी का क्वेश्चन। सबसे पहले ऊपर पे कुछ निर्देश दिए गए हैं, उसको आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और पढ़ने के बाद ही आप आंसर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है अपठित गद्यांश से। इसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है, इसी के आधार पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे नीचे, जिसका आंसर आप दोगे। और बड़ा ही आसान होता है, इसे ध्यान से पढ़ लीजिए और उसका आंसर कर दीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है कि जीवन के असली मजे उनके लिए नहीं है जो फूलों की छां के नीचे खेलते और सोते हैं, बल्कि फूलों की छां के नीचे यदि जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए है जो कि दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिसका कंठ सूखा हुआ है, होठ फटे हुए हैं और सारा बदन पसीने से तर है। पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है, जो धूप में खूब सूख चुका है वह नहीं, जो कि रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं। सुख देने वाली चीजें पहले भी थी और अब भी हैं। फर्क यह है कि जो सुखों का मूल्य पहले चुकाते हैं और उसके मजे बाद में लेते हैं, उन्हें स्वाद अधिक मिलता है। जिन्हें आराम आसानी से मिल जाता है उसके लिए आराम ही मौत है। जो लोग पांव भीगने के खौफ से पानी में से बचते रहते हैं, समुद्र में डूब जाने के खतरा उन्हीं के लिए है। लहरों में तैरने का जो अभ्यास करते हैं वही मोती बाहर लाएंगे। चांदनी की ताजगी और शीतलता का आनंद वह मनुष्य लेता है जो दिन भर धूप में थक कर लौटा है, जिसके शरीर को अब तरलाई की जरूरत महसूस होती है और जिसका मन यह जानकर संतुष्ट है कि दिन भर का समय जो है उसके किसी अच्छे काम में लगाया है। तो पहला क्वेश्चन है, जीवन के असली मजे मात्र उसके लिए है। ऑप्शन 4 दे रखे हैं, जो फूलों की छां में खेलते हैं, जो फूलों की छां में सोते हैं, जिसका गला सूख गया हो, जिसका पूरा शरीर पसीने से भींगा। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा और चौथा। तो तीसरा और चौथा घ आंसर होगा। नेक्स्ट है, गद्यांश के अनुसार फूलों के नीचे यदि जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह किसके लिए है। ऑप्शन दे रखे हैं 4। ऑप्शन है, जिसके पास सभी सुख सुविधाएं हैं, जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनके होठ फटे हुए और सारा बदन पसीने से तर है। ग है धनवानों के लिए और आखिरी घ है जो रेगिस्तान में कभी गया ही नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ख, जो दूर रेगिस्तान से आ रहा है, जिसके होठ फटे हुए हैं और सारा बदन पसीने से तर है, वही समझ सकता है कि फूलों की छां में किस लेवल का आराम मिलता है। ओके। और नेक्स्ट है, गद्यांश के अनुसार सुखों का स्वाद किन्हें अधिक मिलता है। ऑप्शन 4 दे रखे हैं, जिसको बिना परिश्रम सुविधाएं मिल जाती है, जो सुखों का मूल्य पहले चुकाते हैं, या फिर जो मजे के बाद परिश्रम करते हैं, जिन्हें आसानी से आराम मिल जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा जो सुखों का मूल्य पहले चुकाते हैं, ख। इसका सही आंसर होगा क्या, ख। जो सुखों का मूल्य पहले चुका देते हैं और बाद में आराम करते हैं, उनके लिए आराम जीवन भर टिका रहता है। ओके। नेक्स्ट है, गद्यांश के अनुसार समुद्र से मोती लेकर कौन बाहर आता है। जिन्हें लहरों में तैरने का अभ्यास है, जो निडर होकर समुद्र में नहीं तैर पाते, जो पानी में भीगने से डरते हैं, जो स्वयं से सुख प्राप्त करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा जिन्हें लहरों से में तैरने का अभ्यास होता है। जो लहरों से लड़ेगा, उससे में तैरेगा, उसका अभ्यास करेगा, वही पानी के अंदर जाएगा और मोती चुन के लेके बाहर आ पाएगा। अगला है, कथन ए और आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। कथन ए है, सुख देने वाली चीजें पहले भी थी और अब भी हैं। कथन आर है, जिन्हें आराम आसानी से मिल जाता है, उनके लिए आराम ही मौत है। तो इसका दोनों ही जो कथन है वो सही है।
तो यहाँ पे ए और आर ख में दिया हुआ है, ए और आर दोनों ही सही है। इसका सही आंसर होगा ख। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एक पद दिया गया है जिसको आपको आराम से पढ़ना है और उसके बाद उसके अनुसार जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको सॉल्व करना है। तो पद है, आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना, प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर, इस जन मंथन से उठ आई पहली रतन हिलोर, अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सांवली कोर, ले युग की पतवार बने अबुंधी महान रहना, पहरवे सावधान रहना, ऊंची हुई मिसाल हमारी आगे कठिन डगर है, शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है, शोषण से मृत है समाज कमजोर हमारा घर है। ओके, ये थे पद, इससे दिए गए हैं क्वेश्चन और इसके करेंगे अब आंसर। किंतु आ रही नई जिंदगी, यह विश्वास अमर है, ये इसी के 2 पैराग्राफ है, 2 लाइन है। आगे क्वेश्चन है, इस कविता के केंद्रीय भाव हेतु दिए गए कथनों को पढ़कर इसमें से सही विकल्प चुनिए। कथन क्या है, आइए देखते हैं। देश के युवाओं को हमेशा सजग रहने के लिए कहा गया है, आम जनता को जीत की रात में आराम करने कहा है, मोहल्ले के पहरेदार को सोते रहने को कहा है, अच्छा, पुलिस को आधी रात में चोरों से सावधान रहने को कहा है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए, देश के युवाओं को हमेशा सजग रहने के लिए कहा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा 1। अगला क्वेश्चन है, पद्यांश में कवि ने किसका प्रथम चरण माना है? कवि ने जन मंथन का प्रथम चरण माना है, कवि ने रात्रि का प्रथम चरण माना है, कवि ने रतन हिलोर का प्रथम चरण माना है, कवि ने नए स्वर्ग का प्रथम चरण माना है। तो इसका सही आंसर होगा, कवि ने नए स्वर्ग का प्रथम चरण माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्यांश में अभिशेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर का आशय क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं, लोगों का जीवन दुभर करना, लोगों के जीवन में सुख लाना शेष है, लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है, लोगों को खेल के भाव के लिए तैयार करना है। तो इसका सही आंसर होगा, लोगों के जीवन में सुख लाना शेष है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पद्यांश में ऊंची हुई मिसाल हमारी का अर्थ बताइए क्या है? हमारी बदनामी हुई है, पहला। दूसरा, हमारा चिंतन बदला है। तीसरा, हमारी ख्याति बढ़ी है। हमारा नेतृत्व बदला है। तो इसका सही आंसर होगा, हमारी ख्याति बढ़ी है। ओके, अब आगे है, जिंदगी हमें अनुकूल आशावादी गतिशील बनाती है। अनुकूल, आशावादी और गतिशील, 3 वर्ड को याद रखना है। कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। आइए करते हैं। तो यहाँ पे जीवन में पहला ऑप्शन में दिया गया है, जीवन में कभी कठिनाई ना आने दें। दूसरा है, सुख दुख उतार चढ़ाव को भाग्यवादी बनकर स्वीकार करें। तीसरा है, स्वयं को चैतन्य गतिशील आत्मलोचक वो आशावादी बनाए रखें। प्रतिकूल परिस्थितियों में आगे घुटने ना टेकें बल्कि संघर्ष करें। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा और चौथा। क्यों? क्योंकि इसमें गतिशील का, आशावादी का वर्णन है, इसमें अनुकूल परिस्थितियों का वर्णन किया गया है। तो तीसरा और चौथा यानी कि घ आंसर होगा। आइए आगे देखते हैं। आगे अथवा में लिखा गया है एक और पद है जिसको पढ़ना है फिर से और इसका आंसर देना। अगर आपने ये कर लिया है पहला वाला तो दूसरा नहीं करना, अगर दूसरा कर लिया है तो पहला वाला नहीं करना है, दो में से एक करना है। तो आइए इसको भी देखते हैं। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम।
हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा आकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। तो ये वाक्य तब का है जब महाभारत काल में पांडव और कौरवों के बीच में पासा का खेल हो गया था, और जो पांडव थे वो धीरे धीरे अपना सारा राजपाट जो है हार रहे थे, और कौरव सब कुछ जीतता जा रहा था। इतना ही नहीं, पांडव ने अपनी जो पत्नी थी उनकी पांचाली, जो पांचों पति थे उनके पांडव भाई, और उनकी पत्नी का नाम था द्रौपदी, वो उनको तक हार जाते हैं। तब श्री कृष्ण आते हैं और उन्हें समझाते हैं कि ये सही नहीं है और ऐसा करना गलत होगा। तो जब जो दुर्योधन होता है वो बहुत अहंकारी होता है, और भगवान श्री कृष्ण यानी हरि को भी बांधने की बात कह देता है, कहता है कि हम आपको भी बांध डालेंगे। तो उसी समय श्री कृष्ण अपना जो स्वरूप है वो विशाल कर लेते हैं, विकराल कर लेते हैं, और समझाते हैं, बताते हैं कि पृथ्वी, आसमान, ये जो नक्षत्र, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब उनमें ही समाहित है, उनमें ही समाया हुआ है। तो उनको बांधना उनके लिए बहुत ही मुश्किल काम है। उन्होंने क्या किया, अपना विशाल स्वरूप जो है वो दिखाया दुर्योधन को, और वो बिल्कुल कुपित क्रोधित हो गए। इसी समय का ये वाक्य है, और इसी पे आधारित हमारे इस पद के जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पहला है, दुर्योधन द्वारा समाज का आशीष न ले सकने का कारण क्या है? दिए गए कथनों को पढ़कर सबसे सही विकल्प चुनिए। तो ऑप्शन दे रखे हैं, दुर्योधन कौरवों को उनका आधा हिस्सा देना चाहता था। दुर्योधन कौरवों को केवल 5 ग्राम देना चाहता था, कि कौरवों को केवल 5 ग्राम देना चाहता था। दुर्योधन कौरवों को सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं देना चाहता था। दुर्योधन कौरवों को सारा राजपाट देना चाहता था। तो क्या होता है ना कि कौरव को, जो पांडव होते हैं, वो कहते हैं कि केवल 5 ग्राम दे दो, हमें सिर्फ 5 ग्राम दे दो, और जितनी भी धरती तमाम है वो तुम रख लो, हम 5 ग्राम में ही खुश रहेंगे। पांचों भाई 1-1 ग्राम लेके अपना जीवन यापन करेंगे, और सारा राज तुम रख लो। लेकिन दुर्योधन क्या कहता है कि मैं सुई के नोक के बराबर भी जमीन पांडवों को नहीं दूंगा। और यही होता है ये महाभारत युद्ध का मुख्य कारण। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही है। तो गौ कथन 3 जो है 3 नंबर सही है। आइए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पदांश में उल्टे हरि को बांधने चला का आशय क्या है? तो हमने भी बताया कि दुर्योधन जो अहंकारी होता है वो कह देता है हरि को, यानी श्री कृष्ण को, कि मैं आपको भी बांध डालूंगा। तो इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। दुर्योधन शेर को बांधना चाहता था, दुर्योधन श्री कृष्ण को बांधना चाहता था, दुर्योधन घोड़े को बांधना चाहता था, या फिर कृष्ण दुर्योधन को बंदी बनाना चाहता था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दुर्योधन श्री कृष्ण को बांधना चाहता था। ख, इसका आंसर क्या होगा? ख। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पदांश में जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है का अर्थ क्या होगा? तो श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया था कि जब नाश मनुष्य यानी मनुष्य, जब मनुष्य के ऊपर जो है नाश छाता है ना, तो सबसे पहले क्या होता है, उसका विवेक यानी कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हम देखते हैं क्या होता है। पहला ऑप्शन है, मनुष्य से पहले विवेक मर जाता है, ये गलत है। मनुष्य का विवेक मनुष्य पर छाता है, ये भी गलत है। विनाश के समय बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, विनाश के समय बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा विनाश के समय बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, ग। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पदांश में मुझ में लय है संसार सकल का क्या अर्थ है? तो जो श्री कृष्ण है, जब वो क्रोधित हो जाते हैं दुर्योधन से, तो वो समझाते हैं उसे, अपना विकराल स्वरूप धारण करके
वो समझाते हैं उनको कि ये पूरा सृष्टि, पूरा संसार है ना, जो मुझ में ही समाहित है, मुझसे अलग कुछ नहीं है, और तुम मुझे बांधने की बात करते हो तो वो तो संभव ही नहीं है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, पूरी सृष्टि मुझ में समाहित है, दुनिया लयबद्ध की गई है, संसार में हमारी ख्याति बढ़ी है, सारा संसार एक समान है। नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पूरी सृष्टि मुझ में समाहित है। ओके, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कथन ए और आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। कथन ए है, पांडव युद्ध करना चाहते थे। नहीं, पांडव तो युद्ध करना ही नहीं चाहते थे। पांडव तो कहते थे कि 5 ग्राम हमें दे दो और धरती तमाम तुम रख लो, बस वो समझौता चाहते थे। बस 5 गांव मांग रहे थे, पूरा राज जितना भी है, धन दौलत, राज्य पाट, जो राजमहल, सब तुम खुद रख लो। तो इतना भी दुर्योधन से नहीं हो सका। ऑप्शन आर है, कृष्ण ने दुर्योधन को चेतावनी दी और अपना विराट रूप प्रकट किया। तो ये भी सही बात है। तो इसका जो है ए और आर दोनों ही सही है। नहीं नहीं नहीं, पांडव युद्ध करना चाहते थे, ये गलत है। तो इसका आंसर होगा आर। आर सही कथन है। तो देखते हैं किसमें लिखा है। कथन ए गलत है किंतु कथन आर सही है। कथन ए और कथन आर दोनों सही है, ये नहीं होगा। कथन ए सही है, कथन आर कथन ए के संदर्भ में सही है, ये नहीं है। इसका आंसर होगा क। कथन ए गलत है क्योंकि पांडव युद्ध नहीं चाहते थे, और कथन आर जो है वो सही है कि कृष्ण ने दुर्योधन को बहुत चेतावनी दी, समझाया और अपना विराट रूप प्रकट करके उसे दिखाया भी, लेकिन वो नहीं माना। आइए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 नंबर का ये प्रश्न है और देखते हैं। पहला है, माँ ने मारा तो बालक रूठ गया। इसका सरल वाक्य बनाना है, सरल वाक्य, सिंपल सरल वाक्य बनाना है। तो माँ ने मारा और बालक रूठ गया, ये नहीं होगा। माँ के मारने पर बालक रूठ गया। बालक रूठ गया क्योंकि माँ ने उसको मारा। ओके, और है क्योंकि माँ ने बालक को मारा इसलिए वह रूठ गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ख, माँ के मारने पर बालक रूठ गया। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय होने पर चिड़िया चहचहाने लगी। सूर्योदय होने पर चिड़िया चहचहाने लगी। इसका संयुक्त वाक्य बनाना है। जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही चिड़िया चहचहाने लगी। माफ कीजिएगा, सूर्योदय होने के कारण चिड़िया चहचहाने लगी। सूर्योदय हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी। जो ही सूर्योदय हुआ चिड़िया चहचहाने लगी। इसका सही आंसर होगा, सूर्योदय हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी, क्योंकि इसमें और आ रहा है, और इस वजह से ये हम फाइंड कर सकते हैं कि ग। इसका आंसर होगा ग। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, विद्यार्थी परिश्रमी होता है तो अवश्य सफल होता है। इसका मिश्र वाक्य क्या होगा। ऑप्शन है, जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। परिश्रमी विद्यार्थी अवश्य सफल होता है। ग लिखा है कि विद्यार्थी का परिश्रम अवश्य सफल होता है। घ है, परिश्रम ही विद्यार्थी को सफल बनाता है। तो इसका सही आंसर होगा क। क है, जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। ओके, चौथा सवाल पे आते हैं। चौथा सवाल है, सुमन बीमार है इसलिए स्कूल नहीं गई। ओके, पहला ऑप्शन है, सुमन बीमार है इसलिए स्कूल नहीं गई। सुमन इसलिए स्कूल नहीं गई क्योंकि वह बीमार है। सुमन बीमार होने के कारण स्कूल नहीं गई। सुमन बीमार थी और वह स्कूल नहीं गई। तो इसका सही आंसर होगा आंसर 2, क्योंकि इसमें दोनों वाक्य एक दूसरे पर निर्भर है। सुमन इसलिए स्कूल नहीं गई क्योंकि वह बीमार है। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, सेकंड। ओके, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, कॉलम 1 और कॉलम 2 के साथ सुमेलित कीजिए, यानी कि मिलान करना है। ओके, वह मुझसे कहता है कि आओ। यह कौन सा वाक्य है। वह मुझसे कहता है कि आओ, तो यह है मिश्र वाक्य। की लगा हुआ है ना इसमें, इसलिए की वजह से हमने फाइंड किया कि मिश्र वाक्य है। बालक रोता रहा और चुप हो गया। बालक रोता रहा और चुप हो गया, तो ये हो गया संयुक्त वाक्य। इसका ऑप्शन होगा 2 का होगा 1।
अगला है बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो ये होगा सरल वाक्य, सिंपल सरल सेंटेंस है कि बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो ये सरल वाक्य हो गया। तो इसका सही आंसर होगा पहला का तीसरा, यानी दूसरा का दूसरा, तीसरा का पहला, तो इसका सही आंसर है क। अगले कॉलम पे आते हैं। अगला भी कॉलम दे रखा है, इसमें बताया है वाच्य पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओके 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 ओके, कहाँ गया? हाँ जी, ये हमारा सवाल है, वाच्य पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों द्वारा मैच खेला गया, बच्चों द्वारा मैच खेला गया, ये क्या है? कर्म किया, बच्चों ने क्या किया? कर्म किया कि मैच खेला, तो द्वारा लगा हुआ, चूंकि द्वारा लगा हुआ है इससे हमने फाइंड किया कि ये क्या है? कर्मवाच्य, बच्चे कर्म कर रहे हैं कि मैच खेल रहे हैं, तो यहाँ पे कर्मवाच्य हो गया। तो गेंद, अगला है गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, ये सिंपल सेंटेंस है, कर्म किया जा रहा है, यहाँ पे प्रदर्शन किया गया है, तो ये कृतवाच्य होगा। तो दूसरा का होगा पहला, किसी भी बल्लेबाज से क्रीज पर रुका नहीं गया, तो ये किसी भी से रुका नहीं गया, ये हो गया आपका भाववाचक। तो ऑप्शन होगा पहला का तीसरा होगा, ओके। दूसरा का होगा आपका पहला, और तीसरा का होगा दूसरा। तो ये वाक्य तब का है जब महाभारत काल में पांडव और कौरवों के बीच में पासा का खेल हो गया था, और जो पांडव थे वो धीरे धीरे अपना सारा राजपाट जो है हार रहे थे, और कौरव सब कुछ जीतता जा रहा था। इतना ही नहीं, पांडव ने अपनी जो पत्नी थी उनकी पांचाली, जो 5 पति थे उनके, पांडव भाई, और उनकी पत्नी का नाम था द्रौपदी, वो उनको तक हार जाते हैं। तब श्री कृष्ण आते हैं और उन्हें समझाते हैं कि ये सही नहीं है और ऐसा करना गलत होगा। तो जब जो दुर्योधन होता है वो बहुत अहंकारी होता है, और भगवान श्री कृष्ण यानी हरि को भी बांधने की बात कह देता है, कहता है कि हम आपको भी बांध डालेंगे। तो उसी समय श्री कृष्ण अपना जो स्वरूप है वो विशाल कर लेते हैं, विकराल कर लेते हैं, और समझाते हैं, बताते हैं कि पृथ्वी, आसमान, ये जो नक्षत्र, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब उनमें ही समाहित है, उनमें ही समाया हुआ है। तो उनको बांधना उनके लिए बहुत ही मुश्किल काम है। उन्होंने क्या किया? अपना विशाल स्वरूप जो है वो दिखाया दुर्योधन को, और वो बिल्कुल कुपित क्रोधित हो गए। इसी समय का ये वाक्य है, और इसी पे आधारित हमारे इस पद के जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पहला है, दुर्योधन द्वारा समाज का आशीष न ले सकने का कारण क्या है? दिए गए कथनों को पढ़कर सबसे सही विकल्प चुनिए। तो ऑप्शन दे रखे हैं, दुर्योधन कौरवों को उनका आधा हिस्सा देना चाहता था, दुर्योधन कौरवों को केवल 5 ग्राम देना चाहता था, कौरवों को केवल 5 ग्राम देना चाहता था, दुर्योधन कौरवों को सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं देना चाहता था, दुर्योधन कौरवों को सारा राजपाट देना चाहता था। तो क्या होता है ना कि कौरव को, जो पांडव होते हैं वो कहते हैं कि केवल 5 ग्राम दे दो, हमें सिर्फ 5 ग्राम दे दो, और जितनी भी धरती तमाम है वो तुम रख लो, हम 5 ग्राम में ही खुश रहेंगे, 5 भाई 1-1 ग्राम लेके अपना जीवन यापन करेंगे, और सारा राज तुम रख लो। लेकिन दुर्योधन क्या कहता है कि मैं सुई के नोक के बराबर भी जमीन पांडवों को नहीं दूंगा, और यही होता है ये महाभारत युद्ध का मुख्य कारण। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही है। तो गौ कथन 3 जो है 3 नंबर सही है। आइए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पदांश में उल्टे हरि को बांधने चला का आशय क्या है? तो हमने भी बताया कि दुर्योधन जो अहंकारी होता है वो कह देता है हरि को यानी श्री कृष्ण को कि मैं आपको भी बांध डालूंगा। तो इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। दुर्योधन शेर को बांधना चाहता था, दुर्योधन श्री कृष्ण को बांधना चाहता था, दुर्योधन घोड़े को बांधना चाहता था, या फिर कृष्ण दुर्योधन को बंदी बनाना चाहता था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दुर्योधन श्री कृष्ण को बांधना चाहता था, ख। इसका आंसर क्या होगा? ख। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पदांश में जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है का अर्थ क्या होगा?
तो श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया था कि जब नाश मनुष्य यानी मनुष्य, जब मनुष्य के ऊपर जो है नाश छाता है ना, तो सबसे पहले क्या होता है, उसका विवेक यानी कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हम देखते हैं क्या होता है। पहला ऑप्शन है मनुष्य से पहले विवेक मर जाता है, ये गलत है। मनुष्य का विवेक मनुष्य पर छाता है, ये भी गलत है। विनाश के समय बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, विनाश के समय बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा विनाश के समय बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, ग। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पद्यांश में मुझ में लय है संसार सकल का क्या अर्थ है। तो जो श्री कृष्ण है, जब वो क्रोधित हो जाते हैं दुर्योधन से, तो वो समझाते हैं उसे, अपना विकराल स्वरूप धारण करके वो समझाते हैं उनको कि ये पूरा सृष्टि, पूरा संसार है ना, जो मुझ में ही समाहित है, मुझसे अलग कुछ नहीं है, और तुम मुझे बांधने की बात करते हो तो वो तो संभव ही नहीं है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, पूरी सृष्टि मुझ में समाहित है, दुनिया लयबद्ध की गई है, संसार में हमारी ख्याति बढ़ी है, सारा संसार एक समान नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पूरी सृष्टि मुझ में समाहित है। ओके, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कथन ए और आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। कथन ए है, पांडव युद्ध करना चाहते थे। नहीं, पांडव तो युद्ध करना ही नहीं चाहते थे। पांडव तो कहते थे कि 5 ग्राम हमें दे दो और धरती तमाम तुम रख लो, बस वो समझौता चाहते थे। बस 5 गांव मांग रहे थे, पूरा राज जितना भी है, धन दौलत, राज्य पाट, जो राजमहल, सब तुम खुद रख लो। तो इतना भी दुर्योधन से नहीं हो सका। ऑप्शन आर है, कृष्ण ने दुर्योधन को चेतावनी दी और अपना विराट रूप प्रकट किया। तो ये भी सही बात है। तो इसका जो है ए और आर दोनों ही सही है। नहीं नहीं नहीं, पांडव युद्ध करना चाहते थे, ये गलत है। तो इसका आंसर होगा आर। आर सही कथन है। तो देखते हैं किसमें लिखा है। कथन ए गलत है किंतु कथन आर सही है। कथन ए और कथन आर दोनों सही है, ये नहीं होगा। कथन ए सही है, कथन आर कथन ए के संदर्भ में सही है, ये नहीं है। इसका आंसर होगा क। कथन ए गलत है क्योंकि पांडव युद्ध नहीं चाहते थे, और कथन आर जो है वो सही है कि कृष्ण ने दुर्योधन को बहुत चेतावनी दी, समझाया और अपना विराट रूप प्रकट करके उसे दिखाया भी, लेकिन वो नहीं माना। आइए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 नंबर का ये प्रश्न है और देखते हैं। पहला है, माँ ने मारा तो बालक रूठ गया। इसका सरल वाक्य बनाना है, सरल वाक्य, सिंपल सरल वाक्य बनाना है। तो माँ ने मारा और बालक रूठ गया, ये नहीं होगा। माँ के मारने पर बालक रूठ गया। बालक रूठ गया क्योंकि माँ ने उसको मारा। ओके, और है क्योंकि माँ ने बालक को मारा इसलिए वह रूठ गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ख, माँ के मारने पर बालक रूठ गया। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय होने पर चिड़िया चहचहाने लगी। सूर्योदय होने पर चिड़िया चहचहाने लगी, इसका संयुक्त वाक्य बनाना है। जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही चिड़िया चहचहाने लगी। माफ कीजिएगा, सूर्योदय होने के कारण चिड़िया चहचहाने लगी। सूर्योदय हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी। जो ही सूर्योदय हुआ चिड़िया चहचहाने लगी। इसका सही आंसर होगा सूर्योदय हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी, क्योंकि इसमें और आ रहा है, और इस वजह से ये हम फाइंड कर सकते हैं कि ग। इसका आंसर होगा ग। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, विद्यार्थी परिश्रमी होता है तो अवश्य सफल होता है। इसका मिश्र वाक्य क्या होगा। ऑप्शन है, जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। परिश्रमी विद्यार्थी अवश्य सफल होता है। ग लिखा है कि विद्यार्थी का परिश्रम अवश्य सफल होता है। घ है, परिश्रम ही विद्यार्थी को सफल बनाता है। तो इसका सही आंसर होगा क। क है, जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। ओके, चौथा सवाल पे आते हैं। चौथा सवाल है, सुमन बीमार है इसलिए स्कूल नहीं गई। ओके, पहला ऑप्शन है, सुमन बीमार है इसलिए स्कूल नहीं गई। सुमन इसलिए स्कूल नहीं गई क्योंकि वह बीमार है। सुमन बीमार होने के कारण स्कूल नहीं गई। सुमन बीमार थी और वह स्कूल नहीं गई। तो इसका सही आंसर होगा आंसर 2, क्योंकि इसमें
दोनों वाक्य एक दूसरे पर निर्भर है। सुमन इसलिए स्कूल नहीं गई क्योंकि वो बीमार है। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? सेकंड। ओके, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कॉलम 1 और कॉलम 2 के साथ सुमेलित कीजिए, यानी कि मिलान करना है। ओके, वह मुझसे कहता है कि आओ, यह कौन सा वाक्य है? वह मुझसे कहता है कि आओ, तो यह है मिश्र वाक्य। की लगा हुआ है ना इसमें, इसलिए की वजह से हमने फाइंड किया कि मिश्र वाक्य है। बालक रोता रहा और चुप हो गया, बालक रोता रहा और चुप हो गया, तो ये हो गया संयुक्त वाक्य। इसका ऑप्शन होगा 2 का होगा 1। अगला है बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो ये होगा सरल वाक्य। सिंपल सरल सेंटेंस है कि बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो ये सरल वाक्य हो गया। तो इसका सही आंसर होगा पहला का तीसरा, यानी दूसरा का दूसरा, तीसरा का पहला, तो इसका सही आंसर है क। अगले कॉलम पे आते हैं। अगला भी कॉलम दे रखा है, इसमें बताया है वाच्य पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओके 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 ओके, कहाँ गया? हाँ जी, ये हमारा सवाल है वाच्य पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों द्वारा मैच खेला गया, बच्चों द्वारा मैच खेला गया, ये क्या है? कर्म किया, बच्चों ने क्या किया? कर्म किया कि मैच खेला, तो द्वारा लगा हुआ, चूंकि द्वारा लगा हुआ है इससे हमने फाइंड किया कि ये क्या है? कर्मवाच्य। बच्चे कर्म कर रहे हैं कि मैच खेल रहे हैं, तो यहाँ पे कर्मवाच्य हो गया। तो गेंद, अगला है गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, ये सिंपल सेंटेंस है, कर्म किया जा रहा है, यहाँ पे प्रदर्शन किया गया है, तो ये कृतवाच्य होगा। तो दूसरा का होगा पहला, किसी भी बल्लेबाज से क्रीज पर रुका नहीं गया, तो ये किसी भी से रुका नहीं गया, ये हो गया आपका भाववाचक। तो ऑप्शन होगा पहला का तीसरा होगा। ओके, दूसरा का होगा आपका पहला, और तीसरा का होगा दूसरा। तो सेकेंड क्वेश्चन है इनमें कर्मवाच्य का उदाहरण दीजिए। कर्मवाच्य कौन सा है? संजना गीत गाती है, संजना से गीत नहीं गाया जाता, संजना द्वारा कविता पढ़ी गई, रंजन कविता लिखती है, तो इसका सही आंसर होगा ग, द्वारा। संजना द्वारा कविता पढ़ी गई, इस वजह से ये है ना, इसका आंसर ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें कृतवाच्य का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शंस हैं उससे चला नहीं जाता, महात्मा गांधी ने सत्य अहिंसा और प्रेम का संदेश दिया, रोशन से चला नहीं जाता, सुशील द्वारा 3 ताल बजाया गया, इसका सही आंसर सिंपल वाला सेंटेंस होगा महात्मा गांधी ने सत्य अहिंसा और प्रेम का संदेश दिया, तो ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है महेश क्रिकेट नहीं खेलता, इसका भाववाच्य क्या होगा? महेश से क्रिकेट नहीं खेला जाता, महेश से कभी नहीं खेला जाता, महेश से कभी भी नहीं खेला जाता, ठीक है। महेश क्रिकेट खेलता है, महेश से क्रिकेट खेला जा सकता है, तो इसका सही आंसर होगा महेश से क्रिकेट नहीं खेला जाता, ऑप्शन नंबर को। अगला क्वेश्चन है धोबी द्वारा हमारे कपड़े धोए जाते हैं, कृतवाच्य में बदलिए। धोबी से हमारे कपड़े धुलवाए जाते हैं, ऑप्शंस में आते हैं 4 ऑप्शन है। क, धोबी से हमारे कपड़े धुलवाए जाते हैं, हमारे कपड़े धोबी द्वारा धोए जाते हैं, धोबी हमारे कपड़े धोता है, धोबी से हमारे कपड़े नहीं धुलते, धोबी से हमारे कपड़े नहीं धुलते हैं, लास्ट घ। तो इसका सही आंसर होगा धोबी हमारे कपड़े धोता है। सिंपल वाक्य जो है इसमें वही है हमारा सही आंसर, धोबी हमारे कपड़े धोता है, ऑप्शन नंबर ग। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद परिचय। निर्देशानुसार पद परिचय पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 प्रश्न हैं और 4 मार्क के हैं, ये 4 नंबर मिलेंगे, हर क्वेश्चन पे 1 नंबर है। तो आइए करते हैं। पहला है वह पत्र लिखता है, लेखांकित अंश का पद परिचय दीजिए। तो पहला है सकर्मक क्रिया, कृतवाच्य, पुल्लिंग, एकवचन, वर्तमान,
तो यहाँ पे क्या है, हमें बताना है इस वाक्य का सब कुछ बताना है, जैसे कि सर्वनाम बताना है, संज्ञा बताना है, वचन बताना है, एक वचन है या बहुवचन है, तो सब कुछ बताना है। क तो होगा ही, घ भी होगा, क्योंकि दोनों ही सेम दिए हुए हैं। सकर्मक क्रिया कृतवाचक पुल्लिंग एक वचन वर्तमान काल, इसमें भी लिखा है सकर्मक क्रिया कृतवाचक पुल्लिंग एक वचन और वर्तमान काल। अगर आपने ऑप्शन क लिखा है तो भी सही है, अगर ऑप्शन घ लिखा है तो भी सही है। ओके, तो आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, तुलसीदास भक्ति रस के कवि थे, रेखांकित अंश का पद परिचय क्या होगा? तो इसका पद परिचय होगा ऑप्शन नंबर ग। तुलसीदास व्यक्तिवाचक हैं, एक वचन है, वो सिंगल है, ये सिंगल व्यक्ति को दर्शाते हैं तुलसीदास मतलब, और पुल्लिंग भी है और कर्ता कारक भी हैं, तो इसका ऑप्शन ग ही सही आंसर होगा। अगला सवाल है, यह कार मेरे मित्र की है, रेखांकित अंश का पद परिचय क्या होगा? तो ऑप्शन 4 दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर क होगा इसका राइट आंसर। चूंकि कार जो है वो स्त्रीलिंग है, एक वचन दिखा रहा है, कार सिर्फ कार की बात हो रही है, तो एक वचन है, सार्वनामिक विशेषण है और विशेष भी है, तो ठीक है, ये ऑप्शन क इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, रमेश ने राकेश को मारा, इसका बताना है हमें सकर्मक क्रिया कर्मक क्रिया क्या है ये इसका। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ख। कर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कृतवाच्य भूतकाल है, हाँ जी, ख नंबर ही इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, लाल गुलाब देखकर मन प्रसन्न हो गया, गुलाब कैसा है? लाल है, तो ये हो गया आपका गुणवाचक, क्योंकि गुलाब का गुण दिखाया जा रहा है लाल गुलाब, तो ये गुणवाचक हो गया। तो गुणवाचक 2 दे रखे हैं यहाँ पे, ख में भी है और घ में भी है, तो इसको देखते हैं। बहुवचन, हाँ, गुलाब यानी बहुत सारे गुलाब, पुल्लिंग भी है, तो इसका आंसर होगा ख नंबर इसका सही आंसर होगा। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, निर्देशानुसार अलंकार द्वारा आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों के में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 मार्क्स के ये सवाल है, आइए करते हैं। वर्षि सुमन सुर सकल सिहाई, अहि सम पुण्य पूज को नाही, इस चौपाई में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, ग राइट आंसर है। अगला सवाल है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, इन काव्य पंक्तियों में से प्रयुक्त अलंकार कौन से हैं? तो इनमें है उत्प्रेक्षा अलंकार, इसका सही आंसर होगा ग, उत्प्रेक्षा अलंकार। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल नंबर 3, एक बार छिड़ गई बहस यह हवा और सूरज में, तो इसका आंसर होगा मानवीकरण, यमक नहीं होगा, उत्प्रेक्षा भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा मानवीकरण, राइट आंसर। ओके, सुर, चौथा सवाल है, सुर असुर गंधर्व किन्नर आदि कोई भी नहीं, इसमें कभी बड़ा चढ़ाकर बोला गया है, ये श्लेष भी नहीं है, अनुप्रास भी नहीं है, उत्प्रेक्षा भी नहीं है, तो ये कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार। ऑप्शन सवाल नंबर 5 है, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, इस काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार कौन से हैं? यमक, श्लेष, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, तो इसका सही आंसर होगा श्लेष। ओके, ये थे हम आपके क्वेश्चंस, व्याकरण के अंदर इतने सारे क्वेश्चन दिए गए थे। अब आगे फिर से एक गद्यांश दिया गया है जिसको पढ़ना है और उसके बाद उस पे आधारित क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए सेकेंड वीडियो में मैं आपको समझाती हूँ आगे का काम। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, ये आपका हिंदी का प्री बोर्ड का क्वेश्चन था। आशा करती हूँ कि आपने अच्छे से लिखा होगा, और आगे के क्वेश्चन जो हैं आपके पार्ट से दिए गए हैं, उनके क्वेश्चन से आंसर दिए गए हैं, तो इसको भी डिस्कस करेंगे दूसरे वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।
अगर आपके काम आए, पसंद आए आपको, तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है या मैंने कुछ मिस्टेक किया है तो सुझाव ज़रूर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।